नमस्कार दोस्तों, आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे एक नए सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाला हूँ। एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाला हूँ, फिजिक्स, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड नेचर। एक प्रकृति को समझना, प्रकृति को जानने के लिए इस सब्जेक्ट की बात की जाती है और उसमें से साइंस में एक ये सब्जेक्ट आती है फिजिक्स। ठीक है ना। तो आज मैं आपसे फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और ये फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, किसी भी स्टेट की पीएससी, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट का पीएससी हो या यूपीएससी हो, उन सब के लिए इक्वली वैलिड होगा। आप आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट्स में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करें यूट्यूब पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। जो भी आपका डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप मुझसे पूछेंगे। सब्जेक्ट जो भी मैं लेके चलूंगा, जो भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाता जाऊंगा, उसको आप उससे रिलेटेड अगर डाउट आपको आती है तो आप उससे मुझसे पूछते चलेंगे। ठीक है। और एक इंटरेक्शन चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए इस सब्जेक्ट्स में। और किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर का एक टू वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है। हमारा और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करना भी जरूरी है, एक आवृत्ति मैच करना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स एंड टीचर, अगर स्टूडेंट की आवृत्ति कहीं और है और टीचर की आवृत्ति कहीं और है, फ्रीक्वेंसी कहीं और है, तो वो मैच नहीं करेगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आपकी मैच करनी चाहिए, तब जाके एक ब्यूटीफुल एक क्लासरूम बनेगी और एक गजब की यहाँ पे पढ़ाई चलेगी और आपको अच्छी लगेगी। आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली दुनिया फिजिक्स कैसी है और भौतिक विज्ञान कैसा है, दुनिया में कैसे नेचर वर्क करती है, प्रकृति में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं और कैसे हम उस नियम को बनाते हैं। ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। विथ बेसिक में स्टार्ट करूंगा और अप टू द लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम के लेवल तक हम लोग जाएंगे और एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। सारी चीज डिस्कस करते हुए चलेंगे और मैं आपको आज सिलेबस भी दिखाऊंगा। आई होप जितने भी स्टेट के लोग पढ़ रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आपके फिजिक्स में हर किसी स्टेट में आपको बेसिक चीजें ये पढ़नी होगी। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा, स्टेट पीएससी नहीं होगा जहां पे इसमें से 19-20 हो सकता है, बाकी आपको सारा पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो एक जनरल मैं एमपीपीएससी का सिलेबस की बात करता हूं आज, उसमें क्या है। और जो लोगों के पास सिलेबस है वो लोग सिलेबस में देख सकते हैं कि उसमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है। वहां से मैं आपको स्टार्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। तो एमपीपीएससी के सिलेबस में क्या दिया हुआ है एक्चुअली, तब में हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो फिजिक्स को, तो एमपीपीएससी के सिलेबस में आपका दिया हुआ है साइंस टेक्नोलॉजी पेपर 3, थर्ड पेपर है। यूनिट 1 फिजिक्स है। उसके बाद हम लोग अलग अलग यूनिट कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ज्योग्राफी का पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अर्थ की रोटेशन, दिन और रात होना, और लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग का कुछ प्रभाव है क्या, कि दिन की अवधि बदल जाए, दिन नाइट का अवधि बदल जाए, दिन और रात की ड्यूरेशन बदल जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी तब जब आप फिजिक्स पढ़ लेंगे। तब आप, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, तो वहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, ज्योग्राफी पहले स्टार्ट नहीं किया। और इससे पहले आप जानते हो कि मैंने साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दिया हूं और बायोलॉजी चल रही है ऑलरेडी। तो आप पढ़ सकते हैं उसको, जो भी लोग नए हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पे डिटेल में मैंने कवर किया है और यहां से आप फिजिक्स करते जाए। ठीक है। तो फिजिक्स में आपकी, अगर मैं बात करूं यूनिट 1 में, तो इनमें पहले लिखा है वर्क पावर एनर्जी। पहला यूनिट में इनका पहला पॉइंट है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में इन्होंने कुछ टर्म्स दिए हैं, वो करेंगे डिस्कशन। मैं अलग तरीके से आपको एक अलग वे से मैं सिलेबस को डिफाइन करूंगा और जिस वे से ज्यादा समझ में आएगी आप लोगों को, उस वे से लेके मैं चलूंगा। क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होंगे, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होंगे और कुछ साइंस बैकग्राउंड के भी लोग होंगे, है ना। कुछ बीएससी के लोग होंगे, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। तो सारे लोगों को एक कंबाइंड वे में लेके चलना मेरा उद्देश्य होगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए, है ना, दिक्कत कहीं ना आए आपको। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग, जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो वो लोग जानते होंगे गेट का एग्जाम। तो गेट के लिए मैं भी मैकेनिक्स, जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं लेकर कंटिन्यू चल रहा था, बीच में मैंने रोक दिया था बिकॉज मैं यूपीएससी को थोड़ा कवर करने में लग गया था। अब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है, जो कि मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग और एक्सी में आती है, वहां मैं कवर करूंगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ फिजिक्स कवर करूंगा आपको, तो कोई जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होंगे, बीएससी बैकग्राउंड के लोग होंगे, तो वो लोग डिटेल में पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं जितना यहाँ रिक्वायर्ड है हम लोग उतना कंप्लीट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन किसी को डिटेल में जाके कभी होती है, किसी को इच्छा होता है कि सर डिटेल में समझना है, तो आप मेरी मैकेनिक्स के लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। तो आपको डिटेल जो भी समझना होगा वहां पे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम स्ट्रिक्ट
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत लोगों को होती है कि सर इसमें ऐसा कैसा होगा इसमें, तो ये चीजें आपको मैकेनिक्स के लिए जो लेक्चर है हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहां पर आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं, जो भी आपको देखना होगा वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक करेंगे यूपीएससी एंड स्टेट की पीएससी, ठीक है। ये मैं एमपीपीएससी का सिलेबस आपसे बता रहा हूं, आप जानते हो फिजिक्स का सिलेबस किसी भी स्टेट के लिए बराबर ही होगा, 19-20 का अंतर होता है। तो वर्क पावर एनर्जी पहला इसमें है, आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मापन करना और मात्रक जो होती है, इकाइयां जो होती है, उसकी बात इसमें करना है, ठीक है। और एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ, वो है एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो डेली लाइफ की एग्जांपल, रोजमर्रा की जिंदगी में आपका यूनिट और मेजरमेंट मापन से क्या नाता है, उसकी बात हम आपसे करेंगे। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन्होंने ऐसे दिया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में इन्होंने साउंड दिया है ना, ध्वनि की बात की है, उसकी डेफिनेशन कैसी है। और मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, माध्यम क्या है, किस माध्यम में वो प्रोपेगेट करती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड क्या होती है, आप समझते होगे, जो ऑडिबल आप सुन पाते हो, जो आप सुन नहीं पाते हो। तो ह्यूमन बींग्स का आप जानते होगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 20 हर्ट्ज से पहले इंफ्रासोनिक होती है, 20,000 हर्ट्ज के आगे अल्ट्रासोनिक होता है। तो उसकी बात हम लोग वहां पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद साउंड, साउंड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। और एनी वेव, कोई भी वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, मैकेनिकल वेव होती है एक तरीके से साउंड वेव, या लाइट वेव हो, तो लाइट भी एक वेव की तरह काम करती है। उसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियां पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसमें इन्होंने एम्पलीट्यूड की बात की है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के बात में आप जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी की बात की है जिसको आप आवृत्ति के नाम से जानते हैं, आवृत्ति। तो इन चीजों की डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये मैकेनिक्स का पोर्शन में आता है, यांत्रिकी का पोर्शन में आता है। मैं आपको एक अलग वैसे सिलेबस डिफाइन करते हुए ये सारा कवर करूंगा, कैसे पहले कौन सा कवर करना है, उसके बाद कैसे कवर करना है, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो कुछ टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, सर्किट्स की बात करेंगे, मैग्नेट्स की बात है, लाइट एंड हीट है, हीट मतलब थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड। तो ये आपका एक सिलेबस है। अब मैं इसको एक ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करूंगा, एक ऐसे वे में आपको लेके चलूंगा ताकि आपको फिजिक्स समझ में आए। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में ही समझ में ना आए कि फिजिक्स ही आपको सॉल्व हो। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करे। ज्योग्राफी में वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक की बात करेंगे, थर्मल करंट, आपको सुने होंगे नीचे क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वहां पे नीचे थर्मल करंट्स, मेंटल प्लूम चलते हैं, जिनके कारण आपकी प्लेट्स जो होती है वो मूव करती है। जब आप जानते हो इंडियन प्लेट तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रही है, तो ये जो मूवमेंट है थर्मल करंट्स के कारण है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए एक्चुअली, तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी ज्योग्राफी समझने में, भूगोल समझने में। अर्थ की रोटेशन कैसी है, अर्थ की जो रोटेशन है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रोल है, अर्थ की रोटेशन में अगर बात करें तो कॉरियोलिस फोर्स का क्या प्रभाव होता है, फेरेल्स लॉ क्या है, कैसे हवाएं मुड़ जाती हैं, वो सारी चीजें, किस प्रकार के कंजर्वेशन हम करते हैं ऊर्जा का, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं, संवेग आपने नाम सुना होगा, तो वो सारी चीजों को आपको समझ में आएगी। इसके साथ और साथ आप अगर विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर जाकर समझना चाहते हैं, यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, तो बिग बैंग समझ में आएगा, एक्चुअली बिग बैंग में हुआ क्या था। उसमें मैं आपसे बात करूंगा प्लैंक इपोक क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी तो उसमें बात करूंगा मैं आपसे। ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, जो भी मैं आपको कवर करूंगा एनसीईआरटी कवर होगी, और जो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जा रही है एनसीईआरटी से हट के, वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप अगर बिग बैंग पढ़े हैं तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। सिंगुलैरिटी क्या है, एक्चुअली सिंगुलैरिटी के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना पता है मैं आपसे उतना डिस्कशन करूंगा जितना अभी तक हमें दुनिया को पता है, साइंटिस्ट को पता है। उसके बाद हम लोग सिंगुलैरिटी के बाद प्लैंक टाइम क्या है, एक्चुअली प्लैंक टाइम, प्लैंक लेंथ क्या है, प्लैंक मास क्या है, इनकी बात आपसे मैं करूंगा। प्लैंक इपोक क्या है, इसकी बात मैं आपसे करूंगा। और बिग बैंग में आपको, आप जानते होंगे कि माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। ये क्या है एक्चुअली, इसकी बात आपसे हल्की सी, क्योंकि ये डिटेल फिजिक्स है तो मैं आपसे हल्की सी करूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, तो इसमें बिग बैंग में आपको नॉर्मली बिग बैंग थ्योरी में यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन किस हिसाब से हम पता कर पाते हैं ये भी आपको बताऊंगा मैं। और उसके आगे चलते जाएंगे, बिग बैंग थ्योरी पूरा समझेंगे। उसके बाद और क्या सिद्धांत हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, वो हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्स को समझने के लिए और क्या सिद्धांत है, ब्रेन्स थ्योरी क्या है, उसको पहले यूनिवर्स की ओरिजिन समझेंगे, उसके बाद हम लोग अर्थ की ओरिजिन या प्लैनेट्स की ओरिजिन पे आएंगे कि एक्चुअली प्लैनेट्स कैसे कैसे बने थे, वो नेबुला क्या था, वो हाइड्रोजन क्लाउड्स क्या थे, ये सारी चीज को समझना है आपको। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स मेन सेंटर रहेगा आपको ये समझने के लिए। मेन पॉइंट होगी कि आप ये अगर फिजिक्स समझ पाते हैं, खास करके मैकेनिक्स, यांत्रिकी, तब आप उस चीज को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी।
ज्योग्राफी पॉइंट की बात कर रहा हूं, और जियोलॉजी में भी आप जाओगे तो भी वहां पे केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो केमिस्ट्री में आप देखोगे जियोलॉजी पोर्शन में आप केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रॉक्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं रॉक की, कि क्या रासायनिक संरचना है, तो वो सारी चीजें भी आपको समझ में आएगी जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो वो वहां पे हेल्प करेगी। तो ये एक बेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब एक बेस है ताकि आपको एडवांस सब्जेक्ट जो भी है और रिलेटेड सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपका सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास सिलेबस होगा, इसको मैं एक ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे फिजिक्स की बात करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा जो लोग भी नए हैं, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं कि साइंस क्या है, मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर डिटेल समझना है तो साइंस टेक्नोलॉजी की जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट की है यूपीएससी, और आप पीएससी के लिए भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएससी में भी साइंस टेक्नोलॉजी है, और मैं आपको पीएससी के लिए भी अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं जो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। वहां पे पहले लेक्चर में मैंने साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बात की है, आप जरूर देखिएगा, और इसलिए मैं यहां पे संक्षेप में बात करूंगा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल आपको समझना होगा तो वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे देखिएगा, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा, एक हेल्दी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दूंगा साइंस से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में अगर बात करें तो क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे ये हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको साइंस की थोड़ी सी आपको डेफिनेशन वगैरह दिखा दूंगा, क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, बट थोड़ी सिलेबस लिख लेते हैं। तो फिजिक्स में, जिसको भौतिकी के नाम से जानते हैं, इनफैक्ट इन संस्कृत भौतिकी के नाम से जानते हैं, मैं भी डिस्कशन करूंगा। सिलेबस में कैसे पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, जब मैं मुंह से बोल देता हूं तो आप लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। तो यूनिट्स की बात करेंगे पहले, देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैं इसको पहले रखूंगा क्योंकि ये वो चीज है जो आपको पूरी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी। यूनिट्स, मात्रक, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या होती है, ये शुरुआत है, विदाउट इसका फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं, बिना इसके फिजिक्स समझ नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीटर कहाँ लगाना है, आपको पता नहीं चलेगा केजी कहाँ लगानी है, ग्राम क्या होता है, पॉइस क्या होता है ना, पॉइस आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फ्लूइड के अंदर द्रव जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे लिक्विड में बताऊंगा पॉइस क्या होती है। तो कुछ यूनिट्स होते हैं, लेंथ क्या होता है, सेकेंड क्या होती है, मतलब ये क्या है ये सारे, तो टाइम की यूनिट है, आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। तो वो सारी चीजों को समझेंगे। मेजरमेंट क्या होती है एक्चुअली, भौतिक राशियां क्या होती है एक्चुअली, सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती है, स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैं पहले बता दे रहा हूं, जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ये मैकेनिक्स है, इसकी मैं पैरेलली गेट में हाई लेवल पे मैंने पढ़ाया है वहां पे, तो किसी को अगर डिटेल में पढ़ना होगा, होते हैं बहुत लोग जिनको जानने की इच्छा होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप थोड़े बहुत समझते हो, समझना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप वो लेक्चर फॉलो कर लेंगे जो मैं मैकेनिक्स गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग की जो एग्जाम होती है। तो यूनिट्स मेजरमेंट एक शुभारंभ करने के लिए सब्जेक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि इसको स्टार्ट करना है तो इससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एटम से स्टार्ट करते हैं, एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटम में स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं, आपने सुना होगा थॉमसन मॉडल है, बोर्स का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, ये आपने नाम सुना होगा। वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री की पॉइंट समझ में आए, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये सारी चीजों की बात करते हैं। तब जाके हम लोग आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसमें हुंड्स का रूल पढ़ते हैं, अब बाहु का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो कुछ और ऐसे प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते जाते हैं ताकि आगे आपको सब्जेक्ट समझ में आए। उसी तरीके से यूनिट्स मेजरमेंट, ये यूनिट्स, मात्रक और मापन क्या होती है, इनकी बात मैं आपसे करूंगा पहले, ये इसके बिना आप फिजिक्स समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ है और नहीं भी लिखा होता तो भी इसको स्टार्ट करना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आप फिजिक्स को समझ पाए, फील कर पाए। आप मुझसे फिजिक्स पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फील दूं इस यूनिवर्स की, इस दुनिया की, और आपके सब्जेक्ट की भी फील आए, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निश्चिंत रहे और दूसरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से जो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को, इजीली उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। दूसरे सब्जेक्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे ज्योग्राफी रिलेटेड। ज्योग्राफी जानते हो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है ज्योग्राफी वगैरह। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जब मैं बात करूंगा, देशांतर अक्षांश की बात, तो वो भी आपको समझ में आएगी। फिजिक्स में ही मैं आपको कहीं ना कहीं डिस्कशन करूंगा तो आपको पता चलेगा एक्चुअली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती क्या है ना, एक्चुअली वहां पे आपको पता चलेगी, कुछ डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा। यूनिट्स मेजरमेंट के बाद हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, मैकेनिक्स की बात करेंगे, मैकेनिक्स, ठीक है, यांत्रिकी।
कौन सी यांत्रिकी पढ़ेंगे? यांत्रिकी में भी हम लोग अभी आपसे डिस्कशन करूंगा क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसको न्यूटन की मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। बट यूपीएससी में बात करूं तो इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स भी है, तो ये आपसे डिस्कशन करूंगा मैं। बट अभी जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, यांत्रिकी, इसको हिंदी में लिखते रहेंगे, तो वो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ये एक ब्रांच है, एक मैकेनिक्स की है, एक ब्रांच होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। हम उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको ये पढ़ाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या जाएंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, गति के टाइप्स पढ़ेंगे, 1D मोशन क्या होते हैं, 2D मोशन क्या होते हैं, सापेक्ष गति क्या होती है, रेटिव मोशन क्या होते हैं, हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे, दूरी क्या होती है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। इन सारे चीजों को आपको, ये पैरामीटर्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। ये समझेंगे तो आपको फिजिक्स में आगे पता चलेगा कि भाई इस समय पे ये पार्टिकल यहाँ है तो उस समय पे ये पार्टिकल कहाँ होगा। अगर टाइम बराबर 2 सेकंड पे कोई पार्टिकल इस स्थान पे है तो टाइम बराबर 5 सेकंड पे वो पार्टिकल कहां होगा। इस प्रकार का आंसर अगर आप पूछना चाहते हो मुझसे तो इस प्रकार का आंसर क्लासिकल मैकेनिक्स देती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वांटम मैकेनिक्स नहीं देती है। जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपसे डिस्कशन करूंगा वो इस प्रकार के आंसर देती भी नहीं है और पूछने से भी मना कर देती है कि ये मत पूछना कि ये समय पे ये पार्टिकल यहां है तो फलाना समय पे वो पार्टिकल, वही पार्टिकल कहां होगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स को बोलते हैं पूछना भी मत। ये क्वेश्चन पूछना ही मत, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, थ्योरी में भी नहीं है, वहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी में वहां पे आंसर नहीं है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स हम उसकी बात करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें क्वांटम मैकेनिक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो इस चीजों से डील नहीं करती है। वो तो बोलती है कि इसका आंसर भी देना और इसका क्वेश्चन पूछना तक गलत है, पूछना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन फिर भी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर लेते हैं कि हाँ ये पार्टिकल इस समय पे यहाँ है तो आने वाले समय 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद कहां होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आप यहां पे पढ़ेंगे हमसे इलेक्ट्रिसिटी, या पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हीट क्या है, हीट, ऊष्मा क्या है। हीट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीट में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में आपको कैलोरी पता चलेगी, लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स के, ऊष्मागतिकी के, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, इंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, बेसिक ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्चुअली बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बेसिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैलोरी क्या है, जूल क्या है, इन चीजों की बात करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड हम लोग एक्चुअली बात करेंगे, यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे, ऊर्जा से रिलेटेड पूरी। उसके बाद आते हैं हीट के बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, थर्मो डायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी लिख लेंगे हिंदी में, ऊष्मागतिकी, इसको यांत्रिकी लिख लेंगे, यांत्रिकी, और ये मापन और क्या कहते हैं मात्रक और मापन के नाम से लिख लेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, साउंड को पढ़ेंगे, साउंड, ध्वनि क्या होती है, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव है, किस प्रकार का वेव है, एक यांत्रिक वेव होता है। साउंड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, साउंड्स में कैसे कैसे वेवलेंथ को हम लोग जानते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, इनके पिच के बारे में, इनकी एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये साउंड को ही आप समझोगे कि क्यों फीमेल की साउंड की जो पिच होती है वो किस प्रकार की होती है, फीमेल की जो आवाज़ पतली होती है वो क्यों होती है, हमारी जो मर्दों की आवाज़ होती है, मेल की जो आवाज़ होती है, बड़ा ठहराव होता है, भारीपन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे सारी चीजें पता चलेगी, साउंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बाद, यहीं पे मैं लिख दूं, साउंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली यहाँ पे, और जो आपने सुना होगा सरल आवर्त गति वगैरह क्या होते हैं, पेंडुलम वगैरह सुना होगा, ये मैं मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, मैकेनिक्स में पेंडुलम वगैरह, सरल आवर्त गति, आपने घड़ी देखा होगा पेंडुलम वाली, यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा आपको। साउंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या होते हैं, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस में लगने वाले बल क्या होते हैं, उसमें नियम क्या काम करता है, कूलम्स का नियम क्या है, ओम्स का नियम क्या है, उसके बाद गॉस थ्योरम क्या है, गॉस के बारे में हल्की जानकारी आपको मिलेगी, गॉस के बारे में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उनके बारे में। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, अगर बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, या मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो विद्युत, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म आप जानते हो मैग्नेट से रिलेटेड है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको अर्थ की मैग्नेटिज्म जो है आप समझेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिज्म क्यों है,
अर्थ की मैग्नेटिज्म है। इस कारण से आप जो आने वाली बाहर से कॉस्मिक वेव्स, सोलर विंड्स है, सोलर जो रे हैं, वो आपको बचाती है अर्थ की मैग्नेटिज्म। पूरे अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है अर्थ की मैग्नेटिज्म, पूरी पूरी अर्थ की मैग्नेटिज्म। उसके कारण आप बाहरी प्रभावों से बचते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यही कमी जो है मार्स के अंदर है। मार्स में अर्थ उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो चुकी है। इसकी डिस्कशन मैं आपसे डिटेल में करूंगा यहाँ पे भी और ज्योग्राफी में भी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। उसके बाद साउंड हम लोग पढ़ेंगे। साउंड एक वेव है। हीट हम लोगों ने पढ़ लिया, साउंड पढ़ लिया। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं साउंड के अलावा, हीट के अलावा? ये बेसिक चैप्टर है। आपने चैप्टर में देखोगे आप तो आपको चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मैंने लिख दिया, साउंड लिख दिया। एक चीज बात कर सकते हैं हम लोग लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स का पढ़ना जरूरी है। लाइट, ऑप्टिक्स, साउंड एंड ऑप्टिक्स यहां लिख सकते हैं, ऑप्टिक्स, है ना। तो लाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होती है, प्रकाश के कौन कौन से नियम है, रिफ्रैक्शन का लॉ है, वो क्या लॉ है इसकी बात करेंगे। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या बदलाव आता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। क्वेश्चन भी आया एमपीपीएससी के मेंस में, इस बार मैं क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा अभी आपसे। तो ये ऑप्टिक्स, हम लोग लाइट की बात करेंगे, लाइट, ठीक है। तो उसमें मैं आपसे माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है, लाइट से माइक्रोस्कोप, उसकी बात मैं आपसे करूंगा, लाइट माइक्रोस्कोप की बात, ठीक है, ऑप्टिक्स में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, और बाकी आपने देख लिया। ये क्लासिकल मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे वर्क वगैरह होती है, एनर्जी होता है, पावर होता है, शक्ति, ऊर्जा, ये सारी यहीं पे डिस्कशन कर लूंगा आपसे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिज्म में। तो ये आपका बेसिक यूनिट होगा। और इसके अलावा अगर बात करूं, इसके अलावा तो मैं आपसे मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। और ये मैं साइंस टेक्नोलॉजी में जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उनकी बात मैं आपसे मॉडर्न फिजिक्स में भी करूंगा, फिजिक्स में अंदर जब इसको कंप्लीट कर लूंगा। और मैं साइंस टेक में अभी पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं ऊर्जा पढ़ा रहा हूं, हाइड्रो एनर्जी पढ़ा दिया, विंड एनर्जी पढ़ा दिया। अभी मैं ओटेक पढ़ाऊंगा, जियोथर्मल पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग कंप्लीट करके हम लोग पहुंचेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है। तो वो मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुई थी। आपने सुना होगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, न्यूट्रॉन की आपने सुना होगा, अल्फा पार्टिकल की जो एक्सपेरिमेंट थी, उसकी बात मैं आपसे करूंगा। वो एक्चुअली फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो न्यूक्लियस की जो खोज हुई एटम के अंदर, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसकी बात मैं आपसे करूंगा। ये एक सिलेबस है आपका फिजिक्स का, भौतिकी का, लिख सकते हैं भौतिकी, भौतिक विज्ञान, भौतिकी, ठीक है। भौतिकी आप लोग संस्कृत में हम लोग बोल लेते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, ताकि एक बार में आप पढ़ लें और उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाए, ठीक है। अब आते हैं साइंस की बात करते हैं, ठीक है। साइंस, पहले साइंस समझ ले हल्का सा, मैंने वैसे डिस्कशन किया। आप साइंस टेक की लेक्चर देखोगे तो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। साइंस टेक्नोलॉजी जो मैं यूपीएससी के लिए स्पेशली पढ़ा रहा हूं वहां पे। तो साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करूं। साइंस एक, अगर बात करें तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। आपने सुना होगा साइंसिया, ठीक है ना, आपने लैटिन वर्ड के बारे में सुना होगा, साइंसिया। ये मैंने तो डिस्कशन इसमें डिटेल में किया एक्चुअली। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे वो साइंस टेक्नोलॉजी की लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसकी डिस्कशन डिटेल में किया है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, साइंसिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहां पे मैंने आपको एक्चुअली वहां पे ये भी बताया था, सीरे कुछ है, वर्ब है, उसकी एडजेक्टिव कुछ होती है, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। वहां पे मैंने इंग्लिश से भी, ग्रामर से भी बात की है कि वर्ब एडजेक्टिव क्या है साइंस का। बट यहाँ पे मैं आपको लैटिन वर्ड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, साइंसिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू नो या नॉलेज, ठीक है। तो टू नो, किसी चीज को जानना, आप क्या जानना है, क्या नॉलेज लेना है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स में समाज को तो नहीं जानना है, पॉलिटी तो नहीं जानना है ना, कि भैया पॉलिटिक्स में क्या रूल हैं, या क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि जॉन डाल्बर्ग एक्टन की एक कहावत है उनकी, कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता और चरम सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। तो पावर करप्ट्स and absolute power corrupts
एब्सोल्युटली, ये आपने सुना होगा जॉन डाल्बर्ग एक्टन की कहावत है, तो वो तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है। तो हम वो पढ़ेंगे जो लॉज हैं, जो प्रकृति में जो नियम हैं, वो नियम कैसे काम करते हैं, घटनाएं जो हो रही हैं वो कैसे काम करती है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीजें हैं कि एक्चुअली दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, रात में कैसे जो क्या कहते हैं जो आपका डेजर्ट है वो रात में ठंडा कैसे हो जाता है, पूरा दिन में एकदम जलन, एकदम गर्मी कैसे हो जाती है, एकदम हॉट कैसे हो जाता है डेजर्ट रेगिस्तान, या सूर्य से जो एनर्जी आ रही है वो किस प्रकार आ रही है, एक्चुअली सूर्य में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, सूर्य से जो रेडिएशन आ रही है, जो रेज आ रहे हैं वो किस माध्यम से आ रहे हैं, विकिरण के माध्यम से आ रहे हैं, रेडिएशन के माध्यम से आ रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे कि रेनबो क्या होती है, बारिश कैसे होती है, कैसे संवहन तरंगे कन्वेक्शन करंट इक्वेटर रीजन पे कैसे कन्वेक्शन करंट उठती है, सुनामी क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होती है, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं पूरे ग्लोब पे क्या है, इसको जानने की कोशिश करना है। ज्वार भाटा क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं, कैसे टाइड्स का रोल अर्थ का और मून का या सन का क्या रोल है टाइड्स को बनाने में, फुल मून नाइट में किस प्रकार की टाइड आती है, फुल मून नाइट जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, किस प्रकार की टाइड आती है, किस प्रकार के फोर्सेस के रिलेशन बनते हैं। या आप प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट विवर्तनिकी में एक ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट क्या होती है, किस प्रकार से वो बनते हैं, या धरती के अंदर किस प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है, क्या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता भी होती है, नीचे किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, क्यों नहीं धरती के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, क्यों स्टार में ही न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। स्टार की अपनी खुद की ऊर्जा है, खुद की रोशनी है, इसलिए उसको स्टार बोल रहे हैं। पृथ्वी में खुद की रोशनी नहीं है या चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये क्यों नहीं उनके पास रोशनी खुद की है, क्यों नहीं उसके अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, क्यों नहीं नाभिकीय संलयन हो जाती है ताकि उसकी खुद की ऊर्जा बने, और जैसे कि सूर्य में होता है वहां से ऊर्जा आती है उस प्रकार से यहाँ से भी ऊर्जा निकले। ये सब चीज जानना है हमें प्रकृति के बारे में, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, उसके बाद सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य कैसे एक 365 दिन में अपना क्या कहते हैं, पृथ्वी कैसे 365 दिन में चक्कर लगाती है एक साल में, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, स्टार क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के स्टार क्या होता है, ब्लू स्टार क्या होते हैं, ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं, इन सारे चीजों को जानने की जरूरत है। बिग बैंग क्या था, कैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, क्यों यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, विस्तारित हो रहा है, समय क्या है, अभी स्पेस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी चीजों की जानकारी करने के लिए हम साइंस में जाते हैं कि जानो जानो, बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो, तो जानो इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, हमें उस इवेंट्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, घटनाओं को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि दिन हुआ क्यों हुआ, रात हो गया क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, रोटेट कर रही है अपने अक्ष पे। अच्छा, सीजन बदल रहे हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री, और साथ के साथ वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए सीजन बदलते हैं, गर्मी का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है। ये सारी चीजें समझने की कोशिश की गई तो लोग को समझ में आया, समझ रही है क्यों इतने बड़े तेज हवाएं चलती हैं, तूफान क्यों आता है, साइक्लोन्स क्यों आती हैं, क्या ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे अर्थ अपनी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, किस प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, CO2 जो गैस होती है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। अगर उसी का ज्यादा लेवल पर्यावरण में हो जाए, एटमॉस्फेयर में हो जाए, एक्चुअली बात करें वातावरण में हो जाए, तो वो जाके ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है, वैश्विक उष्मन का कारण बन जाती है। उस वैश्विक उष्मन को समझने के लिए हम लोग फिजिक्स में फिर देखते हैं कि किस प्रकार से बर्फ गल रही है, तो सब कुछ जानना है, साइंस जाने, जागो जागो और जानते जाओ सब कुछ, ठीक है, साइंस, दिस इज साइंस, टू नो नॉलेज। आप फील कर पा रहे हैं जो लोग भी हैं, मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा, कुछ भी मैंने बताया कुछ नया नहीं बताया, सब कुछ आपको पता है। मोशन कैसे होती है, कैसे पृथ्वी अपनी गति करती है, उसकी रफ्तार क्या है, इक्वेटर पे क्या रफ्तार है, पोल पे क्या रफ्तार है, पृथ्वी की अपने अक्ष के प्रति जो घूमती है क्या रफ्तार है, क्या सूर्य भी घूमता है क्या, हाँ सूर्य भी घूमता है, उसकी इक्वेटर पे क्या रफ्तार है, सन स्पॉट क्या होता है, सोलर साइकिल क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या सूर्य के अंदर
बदलती है क्या? हाँ बदलती है। कैसे बदलती है? उसका प्रभाव क्या होता है? अगर वो बदल रही है तो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, कोरोना क्या है, फोटोस्फीयर में क्या चेंजेस आते हैं, है ना, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, वो कैसे हमारे पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं, क्या इस ग्रह पे, जो भी ग्रह हैं उस ग्रह पे अगर कोई लाइफ है, अगर बात करें अर्थ पे लाइफ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कोई और भी ग्रह है जिस पे लाइफ है या नहीं है। मानते हैं कि हो सकता है कोई और भी ग्रह होगा जहां पे लाइफ होगा, क्योंकि हमने अभी तक यूनिवर्स को एक्सप्लोर पूरे तरीके से नहीं किया है। तो ये चीजों को जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमें कोई चीज, बाहरी चीज जो पृथ्वी के बाहर का है, हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, ये जानना, इसी को हम फिजिक्स के नाम से या साइंस के नाम से पढ़ते हैं। अब साइंस में ये नॉर्मली चीजें हैं, आपने समझा कि लैटिन वर्ड से साइंस से आया है। अब साइंस को हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी स्टडी को आसान करने के हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांटे कि देखिए, हम लोग अगर बात करें कि एटम पढ़ते हैं, परमाणु पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, कंपाउंड यौगिक पढ़ते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एटम्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये सारी चीजों की बात हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। तो ये एक समझ में अगर आ गया कि इन चीजों को केमिस्ट्री में रख देंगे, ठीक है। तो मान लो केमिस्ट्री हो गया। अब हमें समझता है कि जो प्रकृति में जो नियम चल रहे हैं, जो भी नियम है, लॉज ऑफ नेचर जो बोले जाते हैं कि प्रकृति में क्या नियम है, इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ लॉज ऑफ नेचर क्या है। तो लॉज ऑफ नेचर में हम लोग बात करेंगे जैसे कि हम जो अपनी दुनिया को अनुभव करते हैं, जो बचपन से आपने अनुभव किया, क्या अनुभव किया, आप देखते हो कि बॉल कोई फेंक रहा है तो बॉल फेंक रही है तो बॉल मूव कर रही है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। आप जो अपनी दुनिया को बचपन से अनुभव किए हो, कभी आपने देखा दिन होती है, आपने देखा रात होती है, आपने देखा सूर्य ग्रहण लगता है, आपने देखा चंद्र ग्रहण लगता है, आपने देखा तूफान आती है, आपने देखा साइक्लोन्स आती है, आपने देखा सुनामी आती है, आपने देखा टाइड आती है, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं आपने उन्होंने देखा टाइड आती है, ज्वार भाटा आती है। तो आपने जो अनुभव किया है, इन चीजों को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कि कोई चीज सीधी रेखा में मोशन कर रही है, कोई चीज कर्व रेखा में, वक्र में मोशन कर रही है, गति कर रही है, कर्व पाथ में गति कर रही है ना। ये सारी चीजें जो अपने लाइफ में आपने देखा है, इस चीजों को सिस्टमैटिक वे में, इसको, इस अनुभव को जो आपने अनुभव किया है, इसको सिस्टमैटिक वे में हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं और इसको एक बेसिक रूल्स में हम लोग फ्रेम कर देते हैं, जिसको हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा ये किया जाता है। इन्हीं सारी चीजों को व्यवस्थित किया जाता है एक बेसिक रूल्स के अंदर, जिसको हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। यही चीजों को आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति का अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जो भी कानून है, जो भी नियम जो चल रहे हैं, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करके समझा है कि अगर प्रकृति में दिन रात हो रहा है क्योंकि अर्थ की रोटेशन के कारण हो रहा है, अपने अक्ष पे प्रकृति में टाइड आ रही है तो कहीं ना कहीं मून का, सन का रोल है, इसलिए ज्वार भाटा आ रहे हैं। प्रकृति में सुनामी आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण सुनामी आ रही है। प्रकृति में अगर हवाएं, ट्रेड विंड्स चल रही है, आपने सुना होगा ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती है, पोलर विंड होती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति में कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल हीटिंग होती है, अनइक्वल हीटिंग होती है, इक्वेटर से पोल एरिया तक अनइक्वल, बराबर हीटिंग नहीं है, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं है। इसके कारण हमको टेम्परेचर डिफरेंस होती है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हवाएं मूव कर जाती है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। उसको आप ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे आप लोग ट्रेड विंड के नाम से, व्यापारिक हवाएं, वेस्टर्लीज हवाएं, पोलर हवाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल विंड है। आपके पास लोकल विंड भी है, बहुत सारे विंड है, मैं आपको बात करूंगा कि सी ब्रीज क्या होती है और उसके बाद लैंड ब्रीज क्या होती है, माउंटेन पे कौन सी हवाएं चलती हैं। तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स को एक ऐसे सब्जेक्ट से इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स को एक्चुअली डिफाइन करना संभव नहीं है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या, और जरूरत भी नहीं हमें डिफाइन करने की, ठीक है। फिर भी अगर हम अपने अनुभव के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि ये चीजें जो हो रही हैं आसपास में, गति कैसे होती है, कोई चीज स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करती है, कोई चीज कर्व रेखा में कैसे मूव करती है, क्यों पृथ्वी सूर्य की ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, क्यों चंद्रमा सूर्य पृथ्वी की ओर मूव कर रहा है, गोल 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 चक्कर लगा रहा है, ये चीजों को समझने की कोशिश की गई। क्यों पेड़ से हम देखते हैं कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि आम का सीजन अभी है, आम टूट के गिर गया नीचे, फल का आपने सुना होगा न्यूटन का सेव नीचे टूट के गिर गया। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों नीचे गिर रहे हैं, क्यों नहीं सेव टूट के ऊपर ही चला गया,
क्यों नहीं, क्यों धरती पे गिरा? इन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हमको समझ में आए कि इसके लिए कोई ना कोई नियम है जो लागू हो रही है, जो काम कर रही है, और ताकि तभी ये नीचे की ओर गिर रहे हैं। उसके लिए आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा, जिसके आधार पे आप ये बात कर सकते हैं कि पृथ्वी चारों ओर क्यों घूमती है सूर्य के, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, क्यों एक फल जब टूटता है पेड़ से तो धरती की ओर गिरता है, क्यों नहीं वो दूसरे स्पेस में निकल जाता है या एटमॉस्फेयर को पार करके निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक रूल, एक लॉ के द्वारा गवर्न होती है, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर ये सारे जो फिनोमिना है, जो इवेंट्स, घटनाएं आप देख रहे हो, उसके आधार पर होती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं, जिनके आधार पर गतियां हो रही हैं। जो भी आप नॉर्मल हवाओं की गति देखते हो, टाइड्स देख रहे हो, या नॉर्मली साइक्लोन्स देख रहे हो, उसमें भी हवाएं चलती हैं, टोर्नाडो है, ट्विस्टर्स है, हरिकेन्स है, आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर। ये गतियां देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन में कोई चीज मूव कर रही है, मतलब सीधी रेखा में, कोई वक्र पाथ में मूव कर रहा है, कर्व रेखा में, तो इसके लिए क्या होगी स्पीड, क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होती है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूटन के लॉ से डील होते हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए लॉ खोजा कि किस लॉ के आधार पर सारी चीज वर्क करते हैं। वही चीज खोजना, समझना, प्रकृति के इवेंट्स को खोजना, क्या घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं किस लॉ के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा नियम है जो इस घटनाओं को एक्सप्लेन कर देगा, कौन सा नियम है जो इस घटना को एक्सप्लेन कर देगा। कोई चार्ज है, दो चार्ज को एक पास आसपास रखे हुए, आवेश को आसपास रखे हुए, वो आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं, तो ये जो घटना है, जो बल लगाने वाली, ये किस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पता चला कि कूलम का नियम है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है कि दो आवेश जब आसपास रहते हैं तो एक दूसरे पे बल लगाते हैं, है ना, और वो जो बल है Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के बराबर होता है लगभग। F इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, आपने नाम सुना होगा, चार्ज Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, R डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो आपने सुना होगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें फिजिक्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करें कि ये हमने समझ लिया कि भैया दुनिया बनी है तो मैटर से बनी है। मैटर जो भी आप देख रहे हो मैटर है, पदार्थ है, ठीक है ना। तो पदार्थ है क्या, एक्चुअली दुनिया बनी किस चीज से, आप पूछोगे कि यूनिवर्स किस चीज से बना है, तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, आज अभी तक जो हम लोग समझ पाए हैं, दुनिया बनी है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम से, मॉलिक्यूल से, जिसको आप मैटर के नाम से जानते हो। मैटर क्या है, इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एटम्स। कलेक्शन ऑफ एटम्स ही है मैटर। जो पदार्थ आप जानते हो, जो आपके आसपास में ये दीवार है, कुछ भी आप देख रहे हो, ये भी एक पदार्थ है। क्या है, दिस इज नथिंग बट द एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दुनिया बनी है मैटर से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और क्या है दुनिया में, दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो दुनिया बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी मैटर, क्योंकि मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं, और फील्ड से बना है दुनिया। तो दुनिया, यूनिवर्स जो बनी है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपने नाम सुना होगा, और साथ में साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है दुनिया। ये हमको अभी तक समझ में आया है, आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें और भी है दुनिया में, जैसे जिस पार्टिकल से हम लोग बने हुए हैं, मैं आपको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बैरियन्स पार्टिकल, बैरियोनिक्स पार्टिकल्स होते हैं कुछ, तो बैरियन्स की बात करूंगा मैं आपसे। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या है, जिसके बारे में अभी तक हमें अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी उसके जानकारी प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डार्क मैटर, हाउ, व्हाट आर द रोल्स इन द यूनिवर्स, डार्क मैटर का रोल क्या है इस यूनिवर्स में। तो ये चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है। कुछ कुछ पता है, मैं आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। क्या क्या हमें डार्क मैटर के बारे में पता है, डार्क एनर्जी के बारे में पता है। एंटी ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी आपने नाम सुना कि इसको नीचे छोड़ा नीचे गया, इसको यहां से छोड़ा नीचे गया। एंटी ग्रेविटी क्या होती है, जिसको डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी का एंटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का उल्टा, एंटी ग्रेविटी, उसको डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे। तो फिजिक्स है। अब उसके बाद बात है कि हमने तो आसपास सब कुछ समझ लिया, अब जीव को समझो। हम लोग अपने आप को जीव मानते हैं क्योंकि कुछ हमारी खासियत है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे अंदर चेतनाएं हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी एजिंग होती है, हम समय के साथ बूढ़े होते जाते हैं, हमारी डेथ होती है, हमारा जन्म होता है। हमारे पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे कुछ लक्षण हैं जिसके कारण हम जीव कहे जाते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसको बायोलॉजी पे डिस्कस किया है, तो हमें इसको भी समझने की जरूरत है। तो हम लोग इसको अंदर, जीव के अंदर क्या होता है, जीव कैसे एक दूसरे से अंदर में उसके अंदर क्या हो चलती है,
क्या प्रोसेस हो रहे हैं, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं जीव के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किडनी है, लीवर है, आप जानते हो, उसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे हम उसके अध्ययन कर सकते हैं, कैसे उसमें कुछ विकार आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो एक अलग ही साइंस बन गया बायोलॉजी, उससे रिलेटेड मेडिकल साइंस बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग देख लिया कि बायोलॉजी जीवन में जो भी चीजें लाइफ के अंदर है उसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, पूरी की पूरी आप नाक, आंख, कान, बाल, हृदय, सारी चीजों की स्टडी कर रहे हो, लंग्स क्या है, पेट क्या है, स्टमक क्या है, आंत क्या है, सब की स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी स्टडी कर ली, लेकिन हमारा आपका इंटरेक्शन, जो मैंने बोला आपसे कि हमारी आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए, अगर अच्छे से समझना है तो इंटरेक्शन हमारी आपकी होनी चाहिए। इस इंटरेक्शन को इंसान का इंसान से इंटरेक्शन क्या है, इंसान का पर्यावरण से इंटरेक्शन क्या है, इंसान का हाथी से क्या इंटरेक्शन है, इंसान का गायों से क्या इंटरेक्शन है। जब इंसान एक बाघ को देखता है तो उसके पास नहीं जाता है, जब बाघ को देखता है तो क्या करता है, जब बाघ कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, जब बाघ भेड़ियों को देखता है तो क्या करता है, कैसे बाघ किस पर्यावरण में रहता है, किस प्रकार के जंगल को वो पसंद करता है, किस प्रकार के जंगल को राइनोसोरस पसंद करते हैं, किस प्रकार के जंगल को जिराफ पसंद करता है, कहाँ जिराफ रहना पसंद करता है, कहाँ नहीं पसंद करता है। गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर लायंस पाए जाते हैं, तो लायंस वही क्यों पाए जाते हैं, क्यों नहीं लायंस कहीं और पाए जाते हैं, है ना। ये आप समझ रहे होगे, ये जो एनिमल्स की इंटरेक्शन है, एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एनिमल का अपने आप में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन हो सकता है मेटिंग पार्टनर के लिए कि अपने मेट को ढूंढ रहा हो, है ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेटिंग पार्टनर के लिए, स्पेस के लिए इंटरेक्शन हो सकती है ना, इंटरेक्शन स्पेस के लिए कि हम एक स्थान पर रह रहे हैं तो स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, है ना। जानवर भी लड़ते हैं अपने अब स्पेस के लिए, तो कंपटीशन उनकी स्पेस की चलती है। उसके बाद मीटिंग पार्टनर के लिए चलती है, खाने के लिए चलती है, फूड के लिए, फूड ढूंढ रहे हैं, आपस में लड़ते हैं। आपने नाम सुनोगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, डार्विन की बात। तो ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में चला जाता है, इकोलॉजी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, समझ आया ना। तो ऐसे हम लोगों ने इसको सहूलियत के हिसाब से बांट लिया। आपको समझ में आ रही है फीलिंग मैंने आपको क्या बताई है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपके पास है। आगे चलते हैं, तो हम पढ़ेंगे पहले ये, उसके बाद ये, और बायोलॉजी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ऑलरेडी पहले से चल रही है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में अभी मैं डाइजेशन स्टार्ट करने वाला हूं। विटामिन बची हुई है, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17, एंटी कैंसरस विटामिन B17 की बात मैं करूंगा आपसे, ठीक है। तो वो वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं साथ में। तो साइंस के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखता हूं कि साइंस को आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच है, लिखेंगे। जितना मैंने समझाया आपको उसी चीज को अब लिख दे रहा हूं मैं आपको। साइंस इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच। एक अप्रोच देख रहे हैं ना, सिस्टमैटिक है। मैंने पहले बताया था कि जो भी हम देखते हैं अपने आसपास में उसको सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं, उसको सिस्टमैटिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करते हैं, और उसी को हम लोग रूल्स बोलते हैं कि बेसिक रूल्स है, रूल्स ऑफ नेचर है, जिन्होंने साइंटिस्ट के द्वारा इसको व्यवस्थित किया गया है। सारे चीजों को जो भी आप घटनाएं देख रहे हैं उसको एक व्यवस्थित किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, उसी को हम बेसिक रूल्स बोलते हैं और लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो साइंस इज सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच। एक अप्रोच होनी चाहिए जो लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए टू डिस्कवरिंग क्या डिस्कवर करना है, टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क। इस संसार में चीजें कैसे काम कर रही हैं, है ना। एक्चुअल आवर गोल इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड नेचर, टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स। इस संसार को समझना ही हमारा गोल है। इस संसार को जितना हम समझ पाए, आप समझते होगे, तो आप इतने एक्सप्लोर कर रहे हो सैटेलाइट्स के द्वारा, आप इधर उधर जा रहे हो, आप मार्स की बात कर रहे हो जाने की, आप कहां कहां बात कर रहे हो जाने की, है ना। तो क्यों आप यूनिवर्स को समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग से हमारी एक चाहत भी है, हम क्यूरियस हैं। ह्यूमन बींग्स इवोल्यूशन जब हमारी हुई, साथ में इवॉल्व जब हम होते जा रहे थे अपने पूर्वज से, जब हम ऐसे ऐसे इवॉल्व होते गए, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि ये रात होते हैं तो तारा दिख रहा है, तारा क्यों चमक रहा है। ये हमारे अंदर इन टाइम इमेमोरियल से हमारे पास ये अंदर से क्यूरियोसिटी है कि तारे चमकते हैं तो क्यों चमकते हैं। ये दिन में सूर्य निकलता है, रात में नहीं दिखता है, रात में चंद्रमा दिखती है, दिन में आमतौर पे चंद्रमा नहीं दिखती है आमतौर पे, ठीक है। ये हमारे पास हवाएं चल रही हैं, सैंड क्या है, रेनबो क्या होती है,
इंद्रधनुष जो आप पढ़ते हो ना, जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष बनती है, रेनबो बनता है, कैसे बनता है उसकी बात मैं करूंगा आपसे। तो ये क्या है, लाइट क्या है, लाइट आती है तो लाइट की कितना समय लगता है सूर्य से आने में, क्योंकि सूर्य दिखता है कि एक सूर्य है जिसके पास से लाइट आ रही है, तो कितना समय लगता है लाइट को आने में, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिवर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स में और क्या चीजें मिल सकती है हमें, वहां पे और क्या चीजें हो सकता है, तो ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, कैसे चीजें काम कर रही है यूनिवर्स में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें साइंटिफिक प्रोसेस की बात करूं, इसमें एक साइंस में बेसिक रूल्स जो मैंने आपको समझाया कि सिस्टमैटिक वे में चीजों को अरेंज करना है, जो साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है, जिसको बेसिक रूल्स बोलते हैं फिजिक्स की, ये बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। बट इसके एक अप्रोच होती है, कैसे आप एक थ्योरी तक पहुंचते हो, कैसे आप एक लॉ तक पहुंचते हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे न्यूटन का नियम हो, चाहे कूलम का नियम हो, चाहे गॉस का नियम हो, कोई भी नियम हो, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको साइंटिफिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कि आप जब इस घटनाओं को ऑब्जर्व करना चाहते हैं जो प्रकृति में हो रही है, तो इसके लिए शुरुआत कहां से होगी। तो मैंने पिछले क्लास में आपको साइंस टेक्नोलॉजी में बताया था, यहां भी बता दे रहा हूं कि साइंस की शुरुआत एक्चुअली क्वेश्चन से होती है। क्वेश्चन या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, तो आपने कुछ चीज ऑब्जर्व किया, ये है, दिन हो रही है, रात हो रही है, हवाएं चल रही हैं, क्यों, क्वेश्चन पहला उठता है, व्हाई, ऐसा क्यों है। तो अब उसके लिए हम लोग चलेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, अब उसके खोजने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इस चीज की जानकारी जुटा सकते हैं कि दिन रात क्यों होता है, सुनामी क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठता है क्यों, तो क्वेश्चन यहां पर उठती है कि इसका आंसर क्या होगा, उस आंसर की खोज में हम लोग चल रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होगी जिसको साइंटिफिक प्रोसेस की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो आप, तो एक साइंटिफिक वे होगा। और आपको पता होगा साइंटिफिक टेम्परामेंट फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है आपकी संविधान में, तो उसकी बात मैं आपसे करूंगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होनी चाहिए, अंधविश्वास में नहीं रहना, एक तरीके से कहीं ना कहीं आप हर चीजों पे क्वेश्चन उठा सकते हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। अंधविश्वास की तरह इन चीजों को मान लो कि ऐसा है, जैसे पंडित ने, बाबा ने किसी चीज को बता दिया, आपने मान लिया, है ना। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट ये नहीं बोलता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बात करता है कहीं ना कहीं आप उसके आकलन करो, कंक्लूजन निकालो, एनालिसिस करो कि कैसे ये चीज क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करना एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम से आ जानी जाती है। इसकी डिस्कशन मैं आपसे करूंगा बाद में। तो साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं, किस प्रकार से हम एक नियम को, एक रिजल्ट को, हम लॉ जो बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो पहली बात मैंने एक तरीके से तो साइंस टेक्नोलॉजी में आपको बता दिया था, याद होगा, क्वेश्चनिंग, पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कैसे आप क्या क्या करोगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, कैसे हाइपोथेसिस बनाओगे, मैंने सब कुछ बात किया है। आज मैं उसको अलग वे से रिप्रेजेंट करता हूं। साइंस टेक में देखना, आप जो भी लोग नए हैं, आपको वहां एक अलग वे से मैंने रिप्रेजेंट किया, आज मैं आपको एक अलग वे से रिप्रेजेंट करता हूं। तो साइंटिफिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो साइंटिफिक प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को परिभाषित करो कि आप जानना क्या चाहते हो। आपने किसी घटना को देखा है प्रकृति में, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या है, क्या आपने देखा है, इसको डिफाइन करें। डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम। सेकेंड, प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर लिया, अब डिफाइन द प्रॉब्लम हो गई, तो गैदर करो इंफॉर्मेशन उसके अबाउट सूचना गैदर करो। तो गैदर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आप उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करो कि आपने किसी चीज को देखा, उसके प्रति आपको जानना पड़ेगा कि वो, जैसे कोई आदमी है, किसी आदमी को आपने देखा, अब उसका क्या बिहेवियर है, क्या करता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी ना आपको। तो गैदर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, गैदर करो, गैदर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। तो गैदर करेंगे, एक इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करते जाएंगे, इसको रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। कोई भी चीज आप, घटना जो भी आप देख रहे हो प्रकृति में, कोई भी घटना, मैंने इतनी डिस्कशन की, आप जीवन से, आप अनुभव से जो भी आप सीखते हैं, वो सब घटनाओं को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। दिन रात होना, गति का होना, बॉल का मूव करना, पेड़ में पत्ते झरना, पेड़ के पत्ते झरना, फल का नीचे गिरना, कोई भी घटना हो, आप रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। तीसरी पॉइंट, हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाइए। तीसरा, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस। इस प्रकार से हम लोग मूव करते हैं। जब एक लॉ को बनाने में हम लोग थ्योरी जो बनाने जाते हैं ना, तो इस प्रकार से हम लोग मूव करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बनाइए, मतलब आप बना सकते हैं कि आपने, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मुझे तो ये भी आंसर लग रहा है, मुझे ये भी आंसर लग रहा है, बहुत सारे आपने मान लिए, ये भी। अब कौन सही है उसमें, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आपने बहुत कुछ आंसर मान लिया। परिकल्पना,
अपने बना ली। अब इसके लिए कौन सा आंसर सही है? ये सही है, ये पत्ते का झरना या दिन रात होना का ये आंसर होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, यही कारण है कि दिन रात होता है। ये आंसर पे पहुंचने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चौथा, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंडक्ट करो एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन या कंडक्ट, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे। फील्ड में भी रिसर्च होती है, आपको पता होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, आपको पता होगा, नॉर्मन बॉर्लॉग की बात आपने करते हैं, तो वो इतना फेमस क्यों हुआ, इतना फेमस क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट फील्ड में हुई थी, इसलिए लार्ज अमाउंट में और बहुत ही बड़ा वो एक सक्सेस मिली उस क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट का, जो उन्होंने एक्चुअली लैब में नहीं किया, तो उन्होंने फील्ड में किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन जी अपने यहाँ के हैं, नॉर्मन बॉर्लॉग साहब हैं, तो उसकी बात मैं करूंगा आपसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी वाला की बात करूंगा, जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करूंगा, वहां पे भी डिस्कशन करूंगा आपसे। तो एक्सपेरिमेंटेशन, कंडक्ट करें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। और क्या कर सकते हैं? अब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, अब जो आपके पास रिजल्ट आया उसको एनालाइज कीजिए। आप जो रिजल्ट आई उसको एनालाइज कीजिए। तो रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, पांचवा, एनालाइज रिजल्ट, एनालाइज करेंगे रिजल्ट को। जो भी आपके पास रिजल्ट आई है एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको एनालाइज कीजिए। और जब एनालाइज कर लेंगे तो अपने कंक्लूजन को लिखिए, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल थ्योरी बन जाएगी, फाइनल आपका लॉ बन जाएगा। तो राइट कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन आपका निकला कि हाँ पृथ्वी घूमती है, तो क्योंकि अपने अक्ष पे वो घूमती है, इसके कारण दिन रात होता है, तो आपने कंक्लूजन लिख दिया। अब उसको पब्लिश कर दो, बुक में, पेपर में आ जाएगी, आप करंट अफेयर में पढ़ लोगे। यस, पृथ्वी दिन रात होती है पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी पे सीजन होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे टिल्टेड है, और साथ में इसके साथ के साथ वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। बस पब्लिश कर दो पेपर में, लोगों को जानकारी हो जाएगी कि अच्छा इसके लिए ये नियम काम करती है, ओ ऐसा है। अच्छा, पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। आपने फिर एक रिजल्ट बना दिया, तो पेपर में पब्लिश हो जाएगा, आपने पढ़ लिया, अच्छा ऐसा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करती है, तभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तभी क्या कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानी जाती है, F=G(m1m2/r²). आपने सुना होगा, नाम पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आप एक फाइनल थ्योरी, फाइनल लॉ पे पहुंचते हैं, जो आप फिजिक्स के लॉ जानते हो, लॉज ऑफ नेचर, ये साइंटिस्ट के द्वारा मैंने बताया। जो भी आप नेचर में देख रहे हो, इन्हीं को एक सिस्टमैटिक वे में, एक व्यवस्थित रूप से उन्होंने इसको इकट्ठा करके रखा है। इसको आप रूल्स ऑफ फिजिक्स बोलते हैं या लॉज ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मूव करते हैं, साइंटिस्ट इस प्रकार से लैब में और कहीं ना कहीं इसको रिसर्च करते रहते हैं, और तब जाके फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इस घटना का ये क्या है, लॉ है, इस लॉ के आधार पर यह घटना हो रही है, इस लॉ के आधार पर यह घटना हो रही है, ऐसा है। इसको नोट कर लें, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, फिजिक्स मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि शायद आप रोने लगोगे कि इतनी प्यारी है क्या फिजिक्स। आई लव फिजिक्स, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, फिजिक्स मैथ जो है बहुत पसंद है मुझे, ठीक है ना। तो शायद मैं सोचा भी नहीं था कि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं, यूपीएससी और इन चीज़ों का, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ उस फील्ड में, गेट या एमटेक या पीएचडी, बट फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो क्यों ना करूं, है ना। तो जस्ट आपके लिए, तो आप मुझे सहयोग कर सकते हैं, आप इंटरेक्शन जरूर करेंगे, आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा और आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि सीखना सिखाना तो चलता रहता है ना। जिंदगी में कितना भी जिंदगी बड़ी हो, सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर कुछ सीख नहीं सकते हो, बट हमारी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा हम इस प्रकृति के बारे में जान पाए और इस सिविलाइजेशन के बारे में, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जान पाए, है ना, उतना अच्छा होगा। हमें एक लाइफ जो है इसका एक निकल के आएगा कि आपने कुछ जिया लाइफ में, आपने कुछ किया लाइफ में, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेसिक है। तो आपने देखा कि साइंस की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ये आपने देखा है ना। और इसकी डिटेलिंग मैंने बात की है आपसे, आपको पता होगा कि साइंस की मैंने बताई थी, सीरे वर्ड से हुई है, लैटिन भाषा के साथ सीरे वर्ब है, ये वर्ब क्रिया, इसका मतलब होता है टू नो, और इसी का एडजेक्टिव होती है साइंसिया, जिस एडजेक्टिव विश्लेषण, विशेषण,
ये इसी का एडजेक्टिव है साइंस है, इसका मतलब होता है नॉलेज। इसकी डिस्कशन मैंने कर दी है आज, तो मैंने आपको एक बेसिक साइंस की बात कर दी थी मैंने शुरुआत में, ठीक है। तो ये चीजें आपने जानी, और इंजीनियरिंग की बात में भी कर दी है। कुछ लोग पूछते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है, फिजिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है, ये भी मैंने आपसे डिस्कशन साइंस टेक्नोलॉजी में कर दिया है, ठीक है ना। तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, और आज जो भी मैंने बताया है एक अलग वे से फिजिक्स को समझाया है ना, अलग वे से। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, एक अलग वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। आगे आपको यह समझना है कि एक्चुअली फिजिक्स में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। फिजिक्स में एक्चुअली फिजिक्स का भौतिकी का संपादन कैसे करेंगे। आपसे कोई पूछता है कि एडिफिस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का संपादन करें, है ना। और फिजिक्स वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ग्रीक वर्ड, आपको लाइटली बता दे रहा हूं मैं, इसकी डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। फिजिक्स जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड नेचर से आई है ना, ग्रीक वर्ड नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड नेचर से आई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड नेचर से हुई है, ठीक है। आई होप, टाइम तो आज ज्यादा हो चुका है फिर भी। तो फिजिक्स बेसिक डिसिप्लिन है, आपने देखा नेचुरल साइंस की कैटेगरी में बेसिक डिसिप्लिन है, और इसके अंदर आप जानते हो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब नेचर होता है, वहां से आई है साइंस आपकी। फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच इज नोन एज नेचर से ये बन के आया, ठीक है, जिसको फिजिक्स बोलते हो। इसलिए मैंने बोला फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो भी प्रकृति है उसकी स्टडी करें, और प्रकृति में जो भी लॉज हैं उनको आप स्टडी करें। तो आपको इतना चीजें समझ में आई। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि द नेचर अराउंड अस, थोड़ी समझे फिजिक्स को। और व्हाट इज फिजिक्स, आप बताएंगे किसी से, द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड वेरी डाइवर्स। बहुत ही कलरफुल दुनिया है। कलरफुल क्यों है? बहुत डाइवर्स भी है। क्यों है? आपके आसपास की जो प्रकृति है, आपके आसपास की सराउंडिंग है, क्यों है? क्योंकि इट कंटेन्स वेरियस फिनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटीज। बहुत ही वेराइटीज ऑफ फेनोमेना यहाँ पे हो रही है इस प्रकृति में, आपके आसपास में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बारिश का पड़ना, रेनफॉल हो रहा है, विंड हवा चल रही है, सैंड है, वाटर देख रहे हो, सुनामी हो रही है, दिन रात का होना है, टाइड्स देख रहे हो, है ना। और उसके बाद आप देख रहे हो कि सूर्य से रोशनी आ रही है, आप ये भी देख रहे हो। और क्या देख रहे हो? आपने देखा कि सन से रेडिएशन आ रहा है। उसके बाद आपने देखा कि फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट को रब करते हो एक दूसरे से तो गर्म हो जाती है ऑब्जेक्ट। ये कैसे है भैया? ये फ्रिक्शन पता चला कि कुछ घर्षण भी होता है, ये समझ में आया। ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो आप वैरायटीज ऑफ फिनोमेना आपके आसपास है, लार्ज वैरायटी में आपके आसपास की प्रकृति में फिनोमेना हो रही है। पर डे आप देखते हो हवा का चलना, टाइड्स का आना, सूर्य से रोशनी का आना, आपने हाथ ऐसे रब किया, हाथ गर्म हो गया घर्षण के कारण, ये सारी चीजें तो आपके प्रकृति में आसपास हैं ही। आप तो देख ही रहे हो, इसको अनुभव कर रहे हो, आप बचपन से अनुभव कर रहे हो, ठीक है। और देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस। आपके आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास में रोज हो रही हैं। आप बचपन से अनुभव कर रहे हो इस चीजों को, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं हो रही है, दिन रात होना, पत्तों का गिरना, फलों का गिरना, पेड़ का टूटना, पेड़ का उखड़ना, तूफान आ गया, पेड़ उखड़ गई, आप समझ रहे हो, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो ये चीज आपको फिजिक्स में ये पता चला। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ये आपको फिजिक्स की डेफिनेशन में बताना है। वी एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दोज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर, जितने भी इवेंट्स घटनाएं नेचर में हो रही है, जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी घटनाएं नेचर में हो रही हैं, वी एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं, हम ये ऐसा मानते हैं कि जितने भी घटनाएं नेचर में हो रही है, ये कहीं ना कहीं, ये जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं, ये टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। ये कोई ना कोई बेसिक रूल्स या बेसिक लॉ के आधार पर ये घटनाएं हो रही हैं। हम ऐसा मानते हैं कि बेसिक लॉ है इसके लिए, जिसके आधार पर ये घटना हो रही है कि दिन रात होती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। पृथ्वी चारों तरफ सूर्य की ओर चक्कर लगाती है क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो भी घटनाएं आसपास में हमें हो रही है, जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं अपने फीलिंग से, अपने सेंसेस से, वो कहीं ना कहीं एक बेसिक लॉज के हिसाब से काम करती हैं। उसके लिए कोई ना कोई लॉ है जिसके आधार पर कुछ घटनाओं को समझ सकते हैं आसानी से, अच्छे तरीके से। ये एक बेसिक लॉ है। तो वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट लॉज ऑफ नेचर और डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज। सम बेसिक लॉज के आधार पर चल रही हैं। और रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर, इन्हीं लॉ ऑफ नेचर को रिवील करना, इन्हीं लॉ ऑफ नेचर को खोजना, और इन लॉ ऑफ नेचर को खोजना, रिवील करना जो है फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स। आप अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्हीं लॉज ऑफ नेचर को खोज रहे हैं, इसी को फिजिक्स बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। लिख देता हूं फिर से मैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर
एंड इट्स लॉ। ठीक है, ये आपको समझ में एक लाइन। उसके बाद आप लिखेंगे वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स, वी एक्सपेक्ट, हम ये मानते हैं, हम ऐसा समझते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट, हम ऐसा उम्मीद लगाते हैं, ऐसा उम्मीद है हमारी, जितने भी इवेंट्स हो रही हैं, घटनाएं, वी एक्सपेक्ट दैट ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स, जो भी घटनाएं हो रही है, इवेंट्स आपके आसपास में आप बचपन से देख रहे हो, ऑल दीज डिफरेंट इवेंट्स, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इन नेचर takes place according to some basic law, कोई ना कोई लॉ है जिसके आधार पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं, है ना, according to some basic law and revealing these law of nature, revealing these laws of nature, इन्हीं लॉ ऑफ नेचर को रिवील करो, खोजो क्या है वो लॉ, revealing these laws of nature, रिवीलिंग दीज लॉज ऑफ नेचर, कैसे रिवील कर पाओगे? ऑब्जर्वेशन, आपके पास बेहतरीन सेंसेस ऊपर वाले ने दिया है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन घटनाओं को कि तूफान आ रही है, दिन रात हो रहा है, पत्ता गिर रहा है पेड़ से नीचे, इसको ऑब्जर्व करना है। तो रिवील करना है दीज लॉज ऑफ नेचर, जो भी नेचर में लॉ हैं, जो भी नियम हैं, रिवीलिंग दीज लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट, फ्रॉम द आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स, जो भी इवेंट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस फिजिक्स, उस चीज को फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो फिजिक्स को, ये आपको ध्यान रखना है, इस फिजिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून का चक्कर लगाना अर्थ के आसपास, अर्थ के चारों ओर, ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, ट्री से, पेड़ से फल का गिरना, पत्तों का गिरना, तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री। ठीक है, और टाइड्स इन ए सी ऑन ए फुल मून नाइट, समुद्र में, सागर में टाइड्स का ज्वार का आना ऑन ए फुल मून लाइट, फुल मून, मून कैसा है, फुल मून जब है उस समय, फुल मून नाइट में टाइड्स जो आ रही है समुद्र में, ये सारी चीजें जो हो रही है, ये ऑल कैन बी एक्सप्लेन इफ वी नो द लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन सारी चीजों को, चंद्रमा का सूर्य को क्या, चंद्रमा का पृथ्वी की ओर चारों तरफ चक्कर लगाना, फल का नीचे गिरना पेड़ से टूट के, फुल मून नाइट, जब पूरा चंद्रमा हो, पूर्णिमा, पूरा चंद्रमा हो, तब उस समय जो टाइड आती है, इन सारी चीजों को समझना है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इवेंट्स, जो भी हो रही है घटनाएं, by knowing the basic laws which is known as the Newton's laws of motion and Newton's law of gravitation। इसके आधार पर हम इन सारी घटनाओं को समझ सकते हो, जो चंद्रमा क्यों मूव कर रही है, पेड़ से पत्ता नीचे क्यों गिर जाता है, फल नीचे क्यों गिर जाता है, टाइड्स क्यों आते हैं फुल मून नाइट में, अगर बात करें तो इनको आप बेसिक लॉज जो है आप समझ सकते हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स के आधार, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आधार पे, न्यूटन के गति के आधार पे, जो गति का नियम है उसके आधार पे इन चीजों को समझ सकते हो। तो इसको आप ऑब्जर्व आपने किया और उसके बाद आपने खोजा कि इसके लिए कौन सा नियम है जो वर्क कर रहा है, कि ये क्यों चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा पृथ्वी के, कौन सा नियम है आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता चला ओ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके आधार पर आप इस चीज को समझ सकते हो कि क्यों चंद्रमा, क्यों पृथ्वी सूर्य को चारों ओर घूम रही है, क्यों एक फल जब टूटता है तो नीचे गिरता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पृथ्वी उसको अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन को पता चला ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमने एक लॉ के आधार पर समझने की कोशिश की है, यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिजिक्स इज कंसर्न विद द बेसिक रूल्स, फिजिक्स किससे कंसर्न होता है, फिजिक्स इज कंसर्न विद द बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ, which are applicable to all domains of life। फिजिक्स पूरे जो आपके डोमेन्स है लाइफ के, सारे जगह एप्लीकेबल है। तो फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स देयरफॉर इट लीड्स टू एप्लीकेशन इन मेनी फील्ड्स। आप बहुत सारे फील्ड्स में अपनी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स therefore leads to application in many fields including bio and medical sciences। बायो एंड मेडिकल साइंसेस में भी, आप बायोलॉजी में भी, मेडिकल साइंसेस में भी आप जानते हो फिजिक्स का एप्लीकेशन हो रहे हैं, तो मशीन्स बन रही हैं। आप देखते हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट को देख लो, डर्मेटोलॉजिस्ट में लेजर का यूज कर रहे हैं लोग, लेजर के माध्यम से लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं स्किन में, लेजर के माध्यम से हेयर में चीजें कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से विटामिन को हेयर फॉलिकल्स में डालते हैं ताकि हेयर का ग्रोथ हो।
हो तो रही है। फिजिक्स में आपने जो भी डिस्कवर किया है उसका आपने अप्लाई किया है बायो और मेडिकल साइंसेस में, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। व्हाट इज द एडिफिस ऑफ फिजिक्स? भौतिकी का संपादन अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट डू यू मीन बाय एडिफिस ऑफ फिजिक्स? तो देयर आर वेरियस वेज टू से अबाउट दिस, कि अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपुल्स से डिफरेंट वे। एडिफिस ऑफ फिजिक्स क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको कह सकते हैं। व्हाट आई वांट टू से इज हियर, अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं आपसे कि एडिफिस ऑफ फिजिक्स की जब आप मुझसे बात करते हैं तो एडिफिस ऑफ फिजिक्स में मैं आपको यही बताऊंगा कि ओवर द 400 ईयर्स, ओवर द लास्ट 400 ईयर्स एंड 500 ईयर्स, over the last 400 years and 500 years, it is turned out, क्या बात निकल के आती है 400 साल से अगर देखें आप पहले से, ये बात निकल के आती है, it is turned out that we have built up with the help of experiment, with the help of instrument, with the help of analysis, with the help of observations, with the help of mathematics, with the help of probe in the nature। आपने इन सारी चीजों की सहायता से 400 साल में हमें देखने को मिला, लगभग 400 साल, 450 साल, 500 साल में, इंस्ट्रूमेंट के सहायता से, मैथमेटिक्स की सहायता से, खोजी यंत्र जो आपने भेजा है अपने आकाश में और स्पेस में, उसकी सहायता से, एनालिसिस की सहायता से, एक्सपेरिमेंटेशन की सहायता से आपने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई है। यू आर गोइंग टू बिल्ड पिक्चर, यू आर गोइंग टू बिल्ड बिल्डिंग। आपने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई है। If you want to say this building, that is known as physics itself, that is known as physics। जो ये इमारत है, जो आपने एक्सपेरिमेंट, इंस्ट्रूमेंट, एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके, मैथमेटिक्स के आधार पे, वेरियस प्रोब्स को आपने भेज के, खोजी यंत्रों को भेज के, जो भी आपने एक ये इकट्ठा किया इतना नॉलेज, और ये जो बिल्डिंग बनाई है, ये जो पिक्चर बनाया आपने, इफ यू वांट टू से दिस पिक्चर, इफ यू वांट टू से दिस बिल्डिंग, इट इज मोर ब्यूटीफुल टू से दैट इज नोन एज फिजिक्स। इसको फिजिक्स के नाम से आप जान सकते हैं, भौतिकी के नाम से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फिजिक्स एंड द एम ऑफ दिस पिक्चर एंड द एम ऑफ दिस बिल्डिंग, व्हाट यू क्रिएटेड ओवर द लास्ट 400 ईयर्स, द एम, व्हाट इज द एम, क्या उद्देश्य है? द एम ऑफ दिस पिक्चर इज नथिंग बट एंड इट्स नथिंग लेस देन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। इसका एम सिर्फ एकमात्र यही है, शायद कि आप यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर पाए, यूनिवर्स को आप समझ पाए, कैसे ये ब्रह्मांड कैसे चल रही है, क्या कैसे ये वर्क कर रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। इटसेल्फ द फिजिकल यूनिवर्स, यू नो, फिजिकल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स और भी होते हैं, फिजिकल यूनिवर्स, ठीक है, उसके अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, है ना। एंड द लॉज ऑफ नेचर, साथ में लॉज ऑफ नेचर एज दे रिवील्ड देमसेल्फ, एज द रिवील्ड, लॉज ऑफ नेचर अपने आप को ही रिवील करते हैं। आप देखते हो कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो लॉज ऑफ नेचर अपने आप को ही रिवील करते हैं कि ऐसे चीजें, ये घटनाएं हो रही हैं। तो लॉज ऑफ नेचर एज द रिवील्ड देमसेल्फ इन द वर्किंग ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। जब फिजिकल यूनिवर्स वर्क कर रही है तो उस वर्किंग में जो लॉज ऑफ नेचर जिस घटनाओं के लिए हैं, जो भी घटना हो रही हैं, वो एक्चुअली अपने आप को रिवील करते हैं। आप ऑब्जर्व करें, आप पा सकते हैं कि क्या घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए क्या लॉज हैं। बस ऑब्जर्वेशन की बात है। ऑब्जर्वेशन, न्यूटन ने क्या किया? ऑब्जर्व। इसी दुनिया में सब कुछ है, ऑब्जर्व आप करते हैं तो आप साइंटिस्ट हैं। आपने नया चीज खोज के दिया इस प्रकृति में, इस मानवता को। और जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो आपके सामने भी लाखों रुपए पड़ा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा लाखों रुपए यहाँ पे गिरा हुआ है, सोना नीचे गिरा हुआ। अगर पहचान ना हो, बोलते हैं ना जोहरी को अगर सोने की पहचान ना हो तो फिर तो पहचान ऑब्जर्व करेंगे तभी तो आपको आएगी ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट्स आई वांट टू से अबाउट द एडिफिस ऑफ फिजिक्स। ये मैं आपको एडिफिस ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड कहना चाहता हूं, ठीक है। और द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इमीडिएटली, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इमीडिएटली इज दैट दिस बिल्डिंग व्हाट यू क्रिएटेड ओवर द लास्ट 400 years which is known as physics is the huge building। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, is a huge picture, is a huge building, okay। we have discovered that it really takes many years to develop this building and they have various floors in this building। इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं। एंड जो आप फिजिक्स के नाम से समझ रहे हो, बिल्डिंग मतलब फिजिक्स, जो आपने इंस्ट्रूमेंट और एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये सारी चीजें डेवलप किया है 400 सालों में। ये जो बिल्डिंग है, ये जो फिजिक्स है आपकी, भौतिक विज्ञान, ये इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं। और ये फ्लोर्स में आप सिर्फ आप जो एक्सपीरियंस करते हो, जो आप डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हो, जो आप डेली लाइफ में जीते हो, जो ऑब्जर्व करते हो, इस फ्लोर का कुछ ही पार्ट है जो आप ऑब्जर्व करते हो। बाकी का पार्ट नीचे ऊपर रेंजेस में आप ऑब्जर्व नहीं करते। तो आप बहुत ही लिमिटेड रेंज में आप इसको ऑब्जर्व किए हुए हो, ठीक है ना। एक्चुअली जो रेंज है फिजिकल क्वांटिटीज की, जो रेंज है यूनिवर्स की, वो बहुत ज्यादा है।
आप जो मास डील करते हो, कितना केजी आप मास फील कर सकते हो? 1000 केजी उठा सकते हो आप नॉर्मली? नो, एक आम आदमी नहीं कर सकता है, बॉडी बिल्डर भी शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मास की बात करें तो मास तो 10⁻55 है। यूनिवर्स की मास इज द नोन यूनिवर्स। एस्टिमेटेड मास ऑफ द नोन यूनिवर्स इज 10⁻55। तो सोचिए कितना रेंज है, कितनी रेंज है इस यूनिवर्स में। 10⁻55 इज द मास ऑफ यूनिवर्स, इस संसार की एस्टिमेटेड मास ऑफ द नोन यूनिवर्स। तो आप जिस रेंज में डील करते हो, आप 100 केजी, 10 केजी, 5 केजी आलू ला रहे हो, चावल ला रहे हो, है ना, लेकिन यूनिवर्स की जो मास है देखिए कहां पर। और लोअर से लोअर मास आप कितना ग्राम मिलीग्राम में फील कर सकते हो कि ये ग्राम है, मिलीग्राम है। लोअर से लोअर मास कितना हो सकता है? इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻30 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर में बात कर रहा हूं आपसे, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन है ये। 10⁻30 के आसपास का मास है इलेक्ट्रॉन की, इस रेंज तक की मास है। और यहां से 10⁻55 यूनिवर्स की मास है। और आप जो डील करते हो इसके बीच में कुछ डील करते हो, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 100 केजी, आसपास के आसपास डील करते हो आप। लेकिन यूनिवर्स की देखो कितना बड़ा रेंज है। तो आप जिस रेंज में हो, दिस इज द रेंज, बट यूनिवर्स इज वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉड है, ये चीज को समझना है। तो ऐसे ये मास में है, ऐसे ही लेंथ में, टाइम में बहुत रेंजेस हैं, बहुत रेंजेस हैं। आप लेकिन बीच में एक छोटे से भाग में आप देखते हो, आप अपनी जिंदगी जीते हो छोटे से भाग में, छोटे से भाग, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाल्टी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज अब मैं आपको इस द बेसिक फाउंडेशन मैंने फिजिक्स की बनाई है आपको, ताकि आपको फील आए कि व्हाट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे हम लोग लेके चलेंगे, आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। और दिस फाउंडेशन इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है आपको ये समझने में बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको फिजिक्स समझ में आई होगी, और आई होप आप मजा लेंगे फिजिक्स में। आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि आगे बहुत मजा आने वाला है। और मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके में मैं आपको फिजिक्स समझाऊं, है ना। फिजिक्स आसान से आसान तरीके में समझाओ, जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो कोशिश करूंगा और आपको फील आए, ताकि आप भी बोले कि यस, फिजिक्स जो दुनिया है वाकई कितनी बेहतरीन है। हर दुनिया अपने आप में, हर साइंस, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे वो नॉर्मल साइंस हो, आप जानते हैं साइंस को भी अब 2 भाग में बांटते हैं। तो वो बात मैं आपसे कर लूंगा कभी। आप जो फिजिक्स वाली पार्ट पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये एक साइंस है। एक साइंस आप भी ये भी तो पढ़ते हो ना, कि आप एथिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो भी एक साइंस का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो उसकी बात मैं कभी कर लूंगा आपसे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, सब कुछ धीरे धीरे बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को जरूर देना, क्योंकि सबका हेल्प हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में। हेल्पिंग बनिए, ऊपर वाले आपके लिए हेल्प करेंगे, आप दूसरों को हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे आपसे गुजारिश है कि जो लेक्चर देख रहे हैं आप अपनी कमेंट जरूर डालना कि किस तरीके से फीलिंग कर रहे हो, क्योंकि इंटरेक्शन करना, हमें इसमें इंटरेक्शन करना जरूरी है। कोई भी मेरा लेक्चर आ रहा है, आप इंटरेक्ट कीजिए मुझसे, मेरे साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझना हो फिजिक्स में, जो भी रिलेटेड चैप्टर चल रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंटरेक्ट जरूर कीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इंटरेक्ट जरूर करेंगे, ताकि आप सीख पाए, मैं आपको सिखा पाऊँ और मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।